हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। सब्जेक्ट कोड है BCS 401 का यूनिट 4 का। अगला टॉपिक थ्रेसिंग क्या होता है एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये टॉपिक देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। थ्रेसिंग क्या होता है डिटेल से कंसेप्ट समझेंगे, इसका थ्रेसिंग का मतलब एक्चुअल क्या है इजी वर्ड में, एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स को प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर न्यू विजिट किया तो सब्सक्राइब करना। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को भी जाके आप एक्सेस कर सकते हो, इसमें आपके सारे यूनिट्स कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये अब हम थ्रेसिंग का कंसेप्ट समझते हैं। देखो, इसका भी थ्योरी भी मैं आपको दे दूँगा, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। तो क्या होता है आपका थ्रेसिंग? ठीक है, थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें होता क्या है, आपका CPU है, आपका मेन मेमोरी है और आपका सेकेंडरी मेमोरी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मान लेते हैं, देखो सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे आपके क्या है, पेजेस हैं। ठीक है, पेजिंग आपने पढ़ रखा है, ये सब आपको पता है कि कैसे हमने प्रोसेस को पेज में डिवाइड किया है और पेज को कैसे हमने मैप किया है सेकेंडरी मेमोरी में, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, ये सब आपको पता होना चाहिए। हम आपको बताया भी था पेजिंग के लेक्चर्स में। ठीक है, अब ओवरऑल थ्रेसिंग हमें समझना है, बाकी फिर भी समझ में आ जाएगा, नहीं देखा है आपने लेक्चर तब भी। देखो, अब CPU और ये आपका मेन मेमोरी है और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, इसमें आपके कुछ पेजेस हैं। अब मान लो, अब कोई भी टास्क अगर CPU एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो टास्क को कहाँ पे होना चाहिए, सॉरी, अगर कोई भी टास्क या कोई भी डेटा CPU एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो डेटा मेन मेमोरी में होना चाहिए। ठीक है, मेन मेमोरी में होना चाहिए। तो सिंपल, जैसे मान लो CPU ने डिमांड किया, CPU ने रिक्वेस्ट किया, मुझे अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है जिसमें मुझे पेज P1 चाहिए। इसने बोला मुझे पेज P1 चाहिए, तो पेज P1 आपका मेन मेमोरी में देखो है, नहीं है, तो पेज फॉल्ट हो गया। पेज फॉल्ट हो गया तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। और ये कैसे लाया जाता है, पेज फॉल्ट होता क्या है बताया अभी, जस्ट वही है। ये सब डिस्कस भी है, डिटेल्ड में डिस्कस्ड है, जाके आप प्लीज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। बाकी P1 इसने रिक्वेस्ट किया, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाएगा, कुछ मैकेनिज्म होता है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका लाया गया, P1 आ गया। ठीक है, ये P1 को अपना एग्जीक्यूट किया, फिर ये बोल रहा है मुझे P2 चाहिए, तो P2 भी इसको मिल गया। ठीक है, फिर ये बोल रहा है मुझे P3 चाहिए, P4 चाहिए, तो P3 भी आ गया, P4 भी आ गया। ठीक है, ये मतलब इसने रिक्वायरमेंट की और ये इसे मेन मेमोरी में मिल गया और एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अब कुछ टाइम बाद ये बोलता है, कुछ टाइम बाद ये बोल रहा है मुझे P5 चाहिए, मुझे प्रोसेस 5 चाहिए, मुझे प्रोसेस 5 चाहिए। तो प्रोसेस 5 आपका कहाँ आएगा, आपका मेन मेमोरी पूरा फुल हो चुका है। तो अब क्या होगा, मेन मेमोरी आपका फुल हो चुका है, तो आपका यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपका P1 आया था, मान लो FIFO आपका फॉलो हो रहा है, तो जो फर्स्ट आया था वो पहले आपका रिप्लेस होगा। कुछ भी फॉलो हो सकता है, तो यहाँ पे मैं FIFO मान के चल रहा हूँ। तो FIFO में फर्स्ट आपका ये आया था, तो ये आपका आउट हो जाएगा। यानी इसे हम क्या करेंगे, स्वेप्ड आउट कर देंगे और P5 अभी इसके अकॉर्डिंग ये यूज़ करना चाहता है, तो P5 को यहाँ लाया जाएगा। P5 यहाँ पे आ गया। अब ये तुरंत ही बोलता है मुझे, कुछ टाइम बाद बोलता है मुझे नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे P1 चाहिए। ठीक है, इसे P1 एग्जीक्यूट करना है। तो P1 तो आउट हो चुका था, अब फिर से उसे स्वेप्ड इन करना पड़ेगा। स्वेप्ड आउट हो गया था, स्वेप्ड इन करना पड़ेगा। स्वेप्ड इन करने के लिए तो ये तो अभी आ ही चुका है, अब इसे क्या करना पड़ेगा, P1 करना पड़ेगा। अब जैसे ही इसने P2 को आउट किया, P2 को स्वेप्ड आउट किया, तो ये बोल रहा है मुझे P2 चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है मुझे P2 चाहिए, तो P2 तो आउट हो गया। अब P2 को फिर से लाने के लिए तो P3 को यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। आप कोई भी कर सकते हैं, बाकी यही आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो समझो यहाँ पे थ्रेसिंग का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपका P3 आउट होगा, P2 आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर अब मान लेते हैं वो बोल रहा है नहीं मुझे P3 ही चाहिए, CPU बोल रहा है ऐसे। ठीक है, तो P4 आपका यहाँ से स्वेप्ड आउट होगा, यहाँ से आपका P3 लाया जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो एक सिचुएशन क्या बन रही है, कंडीशन क्या बन रही है कि CPU जो है एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रेसिंग इसे ही बोलते हैं कि यहाँ पे देखो कोई भी टास्क आपके एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पे थ्रेसिंग इसे ही बोलते हैं कि यहाँ पे देखो कि आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है और उसको आने के बाद फिर CPU दूसरे की रिक्वायरमेंट कर रहा है, फिर दूसरे की रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन बन रहा है इसे ही हम बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। बस
केवल इतना कहने का मतलब है, थोड़ा थ्योरी से हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे क्या चीज़ यहाँ पे है। सो इन the initial stage when we increase the degree of multi-programming, CPU utilization is very high up to लेमडा। मतलब कहने का मतलब है इनिशियल स्टेज में जब आपका ये खाली था तो CPU जो जो रिक्वेस्ट कर रहा था उसे यहाँ पे लाया जा रहा था और वो एग्जीक्यूट भी कर रहा था जल्दी जल्दी, यानी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत ही हाई यूटिलाइजेशन हो रहा था, CPU का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा था, वेरी हाई, ठीक है। बट फर्दर इफ़ वी इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, लेकिन हमने जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो CPU का जो यूटिलाइजेशन है ड्रास्टिकली क्या हुआ, फैलिंग डाउन हो गया, ड्रास्टिकली वो कम होने लगा। मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ी, प्रोसेस आते गए आपके मेन मेमोरी में, यहाँ पे ड्रास्टिकली आपका CPU का यूटिलाइजेशन ये अब कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपका इसका जो यूटिलाइजेशन है वो ड्रास्टिकली फॉलिंग डाउन हो गया। दिस सिचुएशन इज इन द सिस्टम इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी अगर एक लाइन में डिफाइन करें थ्रेसिंग क्या होता है, तो ये जो सिचुएशन बनी ये आप एग्ज़ाम में बता सकते हैं अच्छे से अपने इजी वर्ड में बना करके कि कैसे क्या चीज़ है, और या आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो हाई पेजिंग एक्टिविटी को थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पे देखो बार बार लाया जा रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जा रहा है, फिर मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में आउट किया जा रहा है, स्वैप्ड आउट स्वैप्ड इन स्वैप्ड आउट, ये पेजिंग होता है। तो हाई पेजिंग यहाँ पे हो रहा है, देखो हर बार पेजिंग हो रहा है और हाई पेजिंग के एक्टिविटी को ही थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो यही चीज़ लिखा है, थ्रेसिंग डिग्रेड्स द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, और थ्रेसिंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को ये डिक्रीज़ करता है ओवरऑल, कहने का मतलब। यहाँ पे देखो CPU यूज़ ही नहीं हो रहा है, CPU का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि CPU ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, ठीक है, यूज़ हो CPU, तो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है। तो देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर when main memory is full of pages that are accessed frequently, a page fault will occur if the required page is not present। और ऐसा भी हो सकता है, तो ये तो हमने देखा ही, सिंपल वही लिखा है थ्योरी में जो मैंने बताया, इन ऑर्डर टू मेक स्पेस फॉर स्वैपिंग इन द रिक्वायर्ड पेजेस ऑन द फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड पेज इज स्वैप्ड आउट। यानी अगर फुल हो जाता है तो पेज को स्वैप्ड आउट किया जाएगा, फिर जो रिक्वायरमेंट है वो लाया जाएगा। तो यहाँ पे वही तो हम कर रहे थे और वही सिचुएशन तो हमें क्रिएट कर दी थ्रेसिंग का, ठीक है। तो ये चीज़ है, सून मतलब वो स्वैप्ड आउट होगा। दस सीरीज ऑफ पेज फॉल्ट, यहाँ पे हमें पेज फॉल्ट बहुत मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ही, यहाँ पे से उसे P1 की रिक्वायरमेंट थी, P1 था नहीं तो P1 ही पहले लाया गया, फिर P2 P3, तो पेज फॉल्ट यहाँ पे जो है वो आपका बहुत ही इंक्रीज़ हुआ, अकर हुआ यहाँ पे। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे जो स्वैपिंग है, स्वैपिंग इन स्वैपिंग आउट, एक लार्ज ओवरहेड बन गया, ठीक है। तो ओवरऑल ये थ्रेसिंग का कंसेप्ट था, थ्रेसिंग यही होता है जो मैंने आपको बताया। ये जो सिचुएशन है हाई पेजिंग एक्टिविटी का, इसे ही हम थ्रेसिंग बोलते हैं। तो ये था सिंपल थ्रेसिंग का कंसेप्ट, थ्रेसिंग क्या होता है, ठीक है। बाकी इसमें आपको एक्सप्लेन द टर्म करके पूछेगा थ्रेसिंग क्या होता है, तो आपको एक्सप्लेन करना। अभी इसमें चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्या, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसमें देखो आपका ये टॉपिक हो गया थ्रेसिंग, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, इसमें हमें कैच मैपिंग पढ़ना है, 3 मैपिंग है, तीनों पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं। देखो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को देखने से पहले अभी थ्रेसिंग का ही हम थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें आपको मैं एक ग्राफ बता देता हूँ, ग्राफ की हेल्प से थोड़ा बहुत और आप अच्छे से कंटेंट को लिख सकते हो एग्जाम में। देखो यहाँ पे ये आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक्स एक्सेस पे दिखा रहा है, ये वाई एक्सेस पे आपका क्या है, CPU यूटिलाइजेशन है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे शुरुआत में जब हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जब बढ़ाई थी, ठीक है, जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमने बढ़ाई थी तो CPU का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, एट अपॉन लेमडा तक, यानी कि हम मान रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट उतना तक बहुत ही मतलब हाई यूटिलाइजेशन CPU का हुआ था। बट ड्रास्टिकली जो CPU का यूटिलाइजेशन हुआ वो कम होने लगा ड्यू टू थ्रेसिंग की वजह से हाई पेजिंग एक्टिविटी होने लगी, इस वजह से CPU का यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली फेलिंग डाउन हो गया। तो ये ग्राफ ज़रूर बनाना है थ्रेसिंग जब आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये था। अब हम यहाँ पे हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस चलिए डिस्कस करते हैं। देखो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है, ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है, ठीक है। देखो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक। देखो मैं इसका फिर से आपको कंसेप्ट बताता हूँ, जैसे कि देखो जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस,
अभी मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या चीज़ ये है। आई थिंक मुझे ये आपको कैच मेमोरी के बाद कवर करना था, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे कैच मेमोरी यूज़ होता है। बट फिर भी मैं सोचा छोटा सा टॉपिक है, इसी लेक्चर में कवर कर दूँ, जिससे जल्दी से आपका टॉपिक कवर हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आपका पूरा सिलेबस नहीं, आपका यूनिट कवर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट यूनिट पे हम मूव करेंगे। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखो, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्या कहता है कि देखो जो सीपीयू होता है, सीपीयू अगर कोई भी टास्क कोई भी एग्जीक्यूट करना होता है, पहले चीज़ बता दूं, यहाँ पे देखो मेमोरी जो है, ये पूरा मैपिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, बट फिर भी ये हम बाद में पढ़ेंगे, अच्छे समझ में आएगा। फिर भी आप समझ लीजिए क्या है। मेन मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड हुआ है एंड ईच ब्लॉक कंटेन है क्या? वर्ड कंटेन है। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ बिट्स, ठीक है। वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ बिट्स, यहाँ पे आपके डेटा स्टोर है, आप ऐसे समझिए। W1 W2 W2 W3 यानी हर एक ब्लॉक में आपके तीन वर्ड स्टोर हो सकते हैं, 3 वर्ड्स आपके स्टोर हो सकते हैं। अब मान लो सीपीयू को रिक्वायरमेंट है W2 वर्ड की रिक्वायरमेंट है। W2 कोई वर्ड है, यानी कुछ बिट, कोई आपका बिट है, डेटा है जो इसको रिक्वायरमेंट है। कुल मिला के आपको इतना समझ के चलना है। सीपीयू को W2 की रिक्वायरमेंट है जो कि मेन मेमोरी में है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, जिससे कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो फिर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ये चीज़ आपको देखना है, कैच मैपिंग हम जब बाद में पढ़ेंगे तो ये अच्छे समझिए। देखो, सीपीयू जो है डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करता है वो कैच मेमोरी से करता है। कहने का मतलब है, कोई भी डेटा कर सीपीयू को टास्क कुछ पे परफॉर्म करना होता है और उसमें उसको डेटा चाहिए, उसमें उसको क्या चाहिए? डेटा चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए मान ले 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए 2 नंबर होना चाहिए ना। तो 2 नंबर मान लेते हैं, जो डेटा है वो कैच मेमोरी में अगर है तो वो कैच मेमोरी में पहले देखता है। अगर कैच मेमोरी में है तो ठीक है, एक्सेस कर लेगा। लेकिन कैच मेमोरी में नहीं है तो वो मेन मेमोरी में चेक करेगा। मेन मेमोरी में नहीं है तो सेकेंडरी मेमोरी में 100% होगा। तो ये जो हायरार्की है मेन मेमोरी मतलब मेमोरी का, ये आपको समझ के रखना है। सीपीयू कैच मेमोरी में पहले देखता है, और कैच मेमोरी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये सब कैच मेमोरी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैच मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड आपका मेमोरी होता है, हाई स्पीड स्टोरेज आपका जो मेमोरी है वो होता है, और ये इसका जो एक्सेस टाइम होता है बहुत कम होता है। इसका एक्सेस टाइम कम होता है इसके कंपेयर में, इसका एक्सेस टाइम इसके कंपेयर में कम होता है। सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी का होता है, और ये लार्ज भी होता है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है बट फास्ट नहीं होता है। इसका कैपेसिटी इसकी भी ज़्यादा होती है लेकिन उतना फास्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द कैच मेमोरी। यही था, ठीक है। तो इसमें वही मैं बता रहा था कि ये चीज़ है। सीपीयू ने रिक्वायरमेंट की W2 की, ठीक है, W2 वर्ड की रिक्वायरमेंट की। अब ये W2 वर्ड आपका कहाँ पे? कैच मेमोरी में नहीं है। और जैसे बताया कि जो आपका सीपीयू होता है, कोई भी डेटा कैच मेमोरी में पहले देखता है, तो कैच मेमोरी में देखेगा, इसे मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसमें डेटा मिला नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ आपका कैच मिस हो गया। अब ये डेटा मेन मेमोरी में देखा जाएगा, ठीक है। मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में लाया जाएगा, मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में लाया जाएगा डेटा। ये जो डेटा मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में लाया जा रहा है, इसे हम कैच मैपिंग कहते हैं। अगेन कैच मैपिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से लाया जाएगा W2। तो ऐसा नहीं, अब यहाँ पे यही है आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कि यहाँ पे एक वर्ड लाने के बजाय मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में पूरे ब्लॉक को लाया जाता है कैच मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पे W2 मान लो आपका वर्ड लाया गया, फर्दर फिर सीपीयू को चाहिए W3 चाहिए, ठीक है। उसके एडजेसेंट आपके जो वर्ड है वो चाहिए, तो फिर से आपको लाना पड़ेगा। तो बार बार मेन मेमोरी को विजिट करोगे तो एक्सेस टाइम इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, तो टाइम लगेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो इससे क्या होता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहता है कि जो भी आपका मतलब वर्ड की रिक्वायरमेंट है सीपीयू को, उसके जितने भी एडजेसेंट हैं, सारे एडजेसेंट मतलब कि पूरे ब्लॉक को कोशिश करो वहाँ पे कैच मेमोरी में ला दो। तो पूरा ब्लॉक आपका यहाँ पे W1 W2 W3 है, तो W1 W2 W3 आ गया। W2 की रिक्वायरमेंट थी, बट दोनों आपके एडजेसेंट जो भी उसके पड़ोसी थे वो वहाँ पे आ चुके हैं। W2 वो अपना यूज़ करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा चेक करेगा, इसमें कैच हिट हो जाएगा, ठीक है, कैच मिस नहीं होगा, कैच हिट हो जाएगा। अब मान लो थोड़े टाइम बाद उसे W3 की रिक्वायरमेंट है, तो W3 यहाँ पे अब उसे मिल जाएगा, यानी एक बार में ही यहाँ पे कैच हिट हो गया, ठीक है, कैच हिट हो गया। अब उसे सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो यही बेनिफिट है आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यही होता है। अब W1 भी उसे चाहिए तो W1 भी हो जाएगा। तो ये चीज़ है आपका यहाँ पे
लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द प्रोसेसर एक्सेस द सेम मेमोरी ब्लॉक अगेन एंड अगेन मीन्स द मेमोरी ब्लॉक विच इट हैज़ रेफरेंस्ड इट कैन रेफरेंस द मेमोरी ब्लॉक अगेन, दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मतलब जिस मेमोरी ब्लॉक को वो CPU एक बार रेफ़र किया, ऐसा नहीं है, वो बार बार उसे रेफ़र कर सकता है। इस वजह से उसको हम क्या करें, एक बार में ही कैश मेमोरी में ला के रख देते हैं। इस कंसेप्ट को, इसको सिंपल मीनिंग आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस लोकेलिटी। पहला आपका है स्पेशल लोकेलिटी, दूसरा टेम्पोरल लोकेलिटी। स्पेशल लोकेलिटी आपका रिलेटेड टू द स्पेशल मीन्स स्पेस, टेम्पोरल मीन्स टाइम, रिलेटेड इन्हीं से है। देखते हैं स्पेशल लोकेलिटी क्या कहता है। स्पेशल लोकेलिटी कहता है कि जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो अभी टेक्निक आपको बताया ना, ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस तो बता रहा है, साथ ही साथ ये स्पेशल लोकेलिटी, पूरा स्पेशल लोकेलिटी ये बता रहा है, ठीक है। ये स्पेशल लोकेलिटी का एग्जांपल था, देखते हैं। इफ़ अ वर्ड इज एक्सेस्ड नाउ, कोई वर्ड अगर एक्सेस हो रहा है CPU को अभी, देन द वर्ड एडजेसेंट, तो उसका वर्ड जो एडजेसेंट है तो वो एक्सेस्ड हो सकता है नेक्स्ट टाइम। तो कीपिंग मोर वर्ड्स, तो मोर वर्ड्स को रखा जाता है ब्लॉक्स के फॉर्मेट्स में, और ये अफेक्ट करता है स्पेशल लोकेलिटी को, यानी ब्लॉक के साइज को। पूरे ब्लॉक का साइज यहाँ पे कॉपी किया जाता है। और यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं बताया, यहाँ से ये वर्ड लाया जाता है, एक्चुअली में ये नहीं लाया जाता, इसकी कॉपी आती है। ये कैश मैपिंग में 100% क्लियर होगा, अभी जस्ट हम समझ ले रहे हैं, बाकी ये टॉपिक मुझे बाद में बताना चाहिए था, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पूरे इसकी कॉपी आती है, ना कि ये ओरिजिनल डेटा ही आपका, ओरिजिनल वर्ड ही आ जाता है। तो ये इसकी कॉपी आ जाती है कैश मेमोरी में, फिर जिससे कि क्या होगा, जब कैच हिट आपका इंक्रीज होगा, नेक्स्ट टाइम आपका कैच हिट इंक्रीज होगा। एक टाइम कैच मिस हुआ, उसकी वजह से सारे ब्लॉक्स आ गए, ये आपका कैच हिट इंक्रीज करेगा। स्पेशल लोकेलिटी का मतलब इतना ही है, जो मैंने आपको बताया कि मोर वर्ड को रखना है कैच मेमोरी के अंदर, जिससे कैच हिट इंक्रीज हो, और अफेक्ट करता है यही स्पेशल लोकेलिटी को, ठीक है। स्पेशल रिलेटेड द स्पेस है, स्पेस रिलेटेड मीन्स कि पूरे स्पेस को ही यहाँ पे लाया जा रहा है, ठीक है। स्पेस मीन्स पूरे ब्लॉक के साइज को, मतलब जो भी ब्लॉक का साइज है पूरे ब्लॉक को यहाँ पे लाया जा रहा है, मैप किया जा रहा है। तो नाउ यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्पोरल जो लोकेलिटी है वो क्या होता है। देखो टेम्पोरल लोकेलिटी, टेम्पोरल रिलेटेड टू द टाइम है। तो अब देखो ये भी सेम है, थोड़ा सा ये आपका मतलब रिलेटेड लग रहा होगा कि ये चीज़ इसमें है, वो चीज़ इसमें है, तो आपको कुछ नहीं, समझ के रखना है। जो भी आपको समझ में आए इजी वर्ड में आप खुद भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है एज इट इज़ इसको रटने बैठ जाओ, नहीं। इफ़ अ वर्ड इज़ रेफर्ड नाउ, अगर कोई रेफर, अब ये क्या कहता है, अगर कोई वर्ड मान लो अभी रेफर्ड हुआ, CPU ने उसे बोला कि मुझे ये चाहिए, देन द सेम वर्ड विल बी रेफरेंस्ड अगेन इन द फ्यूचर, तो वही सेम वर्ड फ्यूचर में, यहाँ पे टाइम से रिलेटेड क्या था, यहाँ पे टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड था, टाइम मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर में भी वो वर्ड आपका यूज हो सकता है, फ्यूचर में भी वो उसे चाहिए हो सकता है CPU को। तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मेन मेमोरी था, इसमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, यहाँ पे 1 2 3 4 सारे को क्या किया गया, ब्लॉक को यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पे अब जैसे आपके 4 ब्लॉक्स आ चुके हैं, अब CPU को 1 ब्लॉक की रिक्वायरमेंट थी, यूज़ किया, 2 को, 3 को, 4 को यूज़ किया। अब यहाँ पे मान लो ब्लॉक 5 की रिक्वायरमेंट है, ब्लॉक 5 को रिक्वायरमेंट है CPU को, तो कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे जो है ये मेमोरी, कैश मेमोरी जो है आपकी फुल हो चुकी है, कैश मेमोरी आपकी फुल हो चुकी है। तो क्या किया जाएगा, कैश मेमोरी फुल हो चुकी है तो सिंपल यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे LRU यूज़ होता है, लीस्ट रिसेंटली यूज़ होता है टेम्पोरल लोकेलिटी में। यहाँ पे कैश मेमोरी फुल हो गया, इट मीन्स अब रिप्लेसमेंट होगा। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सा यूज़ होगा, LRU यूज़ होगा, आपके टेम्पोरल लोकेलिटी के अंदर LRU यूज़ होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अब यहाँ से LRU यानी जो लीस्ट रिसेंटली, तो 1 यहाँ पे आपका सिंपल रिप्लेस होगा, आएगा फिर एग्जीक्यूट होगा। तो टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड अगर रेफरेंस हुआ है CPU के जरिए तो वो फ्यूचर में भी हो सकता है। इस वजह से हम क्या करें, ऑलरेडी ला करके उसे कैश मेमोरी में रखें। तो ये आपका कंसेप्ट कुल मिला के कहने का मतलब यही है, टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कुल मिला के मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो इतना है कि मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा लाना है, CPU को एग्जीक्यूट कराना है, और कैच हिट जितना इंक्रीज़ हो सके उतना इंक्रीज़ हो। कैच मैपिंग जब पढ़ेंगे अच्छे से, ये चीज़ आप जब दोबारा आके इस लेक्चर्स को देखोगे क्लियर हो जाएगा। बाकी आई होप कि क्लियर ऑलरेडी हो गया होगा, इजी टॉपिक था। नाउ ये टॉपिक भी आपका
लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कैच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमें 3 पढ़ने हैं, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग हमें पढ़ना है। बस आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।